नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं विशेष चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के नए अभियान को लेकर। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। प्रदेश में पात्र आबादी 89% यानी कि 4,89,00,000 लोगों को पहला डोज लग चुका है। प्रदेश में अभी भी 65 लाख लोगों को दूसरा डोज पेंडिंग है, जिसमें 19 जून से 25 जून के बीच में 35,25,000 पहला डोज लगाने वाले लोग शामिल होंगे। इस बीच 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन 17,42,000 लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया गया था। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में सोमवार से 3T अभियान से कोरोना से बचाने के लिए दूसरा डोज लगाने का अभियान भी शुरू होगा। अभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टेली कॉलिंग की जा रही है। अब उनके मोबाइल नंबर से ट्रेसिंग और ट्रैकिंग कर वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। प्रदेश में अब तक 6,51,00,000 लोगों को कुल डोज लगे हैं। इनमें पहला डोज 4,89,00,000 और दूसरा डोज 1,62,00,000 लोगों को लगाया गया। इनमें 2,87,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 45 से 60 वर्ष की उम्र के बीच 1,56,32,000 60 वर्ष से ज्यादा लोगों अगर देखें तो यहां पर 92,76,603 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि प्रदेश में पात्र आबादी 5,49,00,000 है। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2021 तक सेकेंड डोज प्रदेश के पात्र आबादी को लगाने का लक्ष्य रखा है। हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। सहित पूरे छिंदवाड़ा के अंदर भी कोरोना का ग्राफ लगातार थमा हुआ है। कोरोना संक्रमितों के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। कोरोना के विरुद्ध जो वैक्सीन की बात है उसके प्रति भी लोगों के अंदर रुझान दिखा, उत्साह दिखा। प्रथम डोज की बात करें तो छिंदवाड़ा में अब तक 15,64,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम डोज कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का लगवा लिया है। सेकेंड डोज की बात करें तो 4,02,111 ऐसे लोग हैं जिनने सेकेंड डोज वैक्सीन का लगवा लिया है। लेकिन सेकेंड डोज के प्रति लोगों के अंदर रुझान और उत्साह कुछ कम दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं डरने वाली बात है, क्योंकि अगर कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित होना है तो दोनों वैक्सीन कोरोना की लगवानी है। वहीं अगर लापरवाही की बात करें तो अब कहीं ना कहीं लोग लापरवाह होते दिख रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं इस तरफ लोग जो है चेहरों पे कहीं ना कहीं लोगों के मास्क अब नहीं दिखता है। पहले लोग मास्क भी लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे, लेकिन अब कहीं लोगों के चेहरों से नदारत होता जा रहा है, जो एक खतरे का सबब बनेगा। संभावित जो तीसरी लहर की बात लगातार होती है वो कहीं ना कहीं उसको आमंत्रण लोग अब देने लगे हैं। यहाँ पर एक शख्स जो है वो मौजूद है, ये हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका संचालन भी करते हैं, इसे जानता हूँ। देखिए लगातार लोगों के अंदर जो है अब लापरवाही आ रही है। सेकेंड डोज के प्रति भी लोग रुझान कम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस समय कोरोना बहुत तेजी से हमारे छिंदवाड़ा में बढ़ रहा था उस समय लोगों में एक डर था, तो डर के कारण लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज तो बहुत उत्साहपूर्वक लगवाया। बट लोगों को ये भी होना चाहिए कि हमें और आगे बचना है तो उसका सेकंड डोज लगवाना अति आवश्यक है। अगर हम सेकंड डोज नहीं लगवाते हैं दोबारा से संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं। वैक्सीन के साथ साथ लोग बाग अभी हम लोग जो पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, जो पहले डर था लोगों के मन में, पर वो कम हो जा रहा है। लोग बाग अपना सोशल डिस्टेंसिंग और जो आने वाली समस्या उसको हम न्योता दे रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि वो वैक्सीन का सेकंड डोज लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करें। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से डर खत्म होता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात है कि अगर लोगों के अंदर से कोरोना का डर खत्म हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। सरकार की मंशा भले ही 100% वैक्सीनेशन की हो, लेकिन उनके प्रशासनिक जो अमले हैं उनकी लाल फीताशाही और नादरशाही की वजह से 100% वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। हालांकि इसमें काफी हद तक लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं और वो लेकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार को 100% वैक्सीनेशन में सफलता नहीं मिल रही। राघवन सिंह, इंडिया न्यूज, सागर। चीजों को दूर करने के लिए, अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए महाअभियान शुरू किया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन को लेकर रहेगा। टेलीकॉलिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से सेकंड डोज लगाने की तैयारी की जा रही है। तो यहां पर अभी देखा जाए तो 89% को ही पहला डोज लगा है। इसके अलावा अगर सेकंड डोज की बात करें तो बेहद कम लोग हैं जिनको सेकंड डोज लगा है। सोमवार से अभियान शुरू होगा, महाअभियान चलेगा। एमपी में 65 लाख का दूसरा डोज अभी पेंडिंग है, तो एक बड़ा नंबर है। यहां पर जो दूसरे डोज के लिए पेंडिंग है उनको पहले दूसरा डोज देकर फुली वैक्सीनेटेड करना जरूरी है, जिसके लिए कोशिशें की जाएंगी और कल से महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। महाअभियान का मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय रहते यहां पर वैक्सीनेट कर दिया जाए, फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया जाए और ये राज्य जल्द से जल्द फुल्ली वैक्सीनेटेड राज्य कहलाए।
तो टेलीकॉलिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से सेकेंड डोज लगाने की तैयारी है। प्रदेश में अभी भी 89% लोगों को पहला डोज लगा है। तो सोमवार से ये अभियान शुरू होगा। 3T ये अभियान है और सोमवार से इस महाअभियान की शुरुआत की जानी है। तो सोमवार से यह अभियान शुरू होगा, 3T अभियान, जिसमें टेलीकॉलिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग। तो ये 3T अभियान शुरू होगा और सोमवार से इस महाअभियान को शुरू किया जा रहा है। अब तक 2 करोड़ टीके लगाए गए हैं। इसमें एमपी के अंदर 65 लाख का दूसरा डोज अभी भी पेंडिंग है। तो दूसरा डोज पेंडिंग होने की वजह से यहां फुली वैक्सीनेटेड ये लोग नहीं कहला रही हैं। पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज नहीं लिया गया। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन है, इनसे भी मैं आपका तारुफ करा देता हूं। सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन इंदौर से हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष जोशी। आपका स्वागत है डॉक्टर पीयूष। इसके अलावा रायपुर से हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी हैं। डॉक्टर अनिमेश, आपका भी स्वागत है। रायपुर से ही डॉक्टर रोहित वेद जैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर रोहित, आपका भी पैनल में स्वागत है। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आ जाता हूं पीयूष जोशी आपके पास। वैक्सीनेशन जब हम बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि पहला डोज लग गया है, दूसरा डोज पेंडिंग है, और जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जी ये व्यक्ति फुल्ली वैक्सीनेटेड है, कितना अंतर इन तीनों चीजों में होता है? देखिए, फुल्ली वैक्सीनेटेड और फर्स्ट डोज में ऐसा है कि जो पहला डोज जिसने भी रिसीव किया है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन तो मिलेगा, पर फुल्ली वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज होता है बेसिकली ये बूस्टर डोज होता है। बूस्टर क्यों बोलते हैं, वो क्या बूस्ट करता है? जब भी हमने बूस्टर इसलिए बोला जाता है कि वो अपने अंदर जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का जो माध्यम है वो है एंटीबॉडी। तो जो बूस्टर डोज लगता है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन बढ़ाता है, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन बढ़ाने की वजह से वो कोरोना या कोई भी जैसे बीमारी जिसका भी रहता है उसके खिलाफ हमें एक रक्षा का कवच प्रदान करता है। तो काफी बड़ा अंतर है, और फुली वैक्सीनेशन हमारा गोल भी है। जैसा आपने बताया 3T प्रोग्राम सरकार शुरू कर रही है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए कि 100% आबादी कवर हो, फुली वैक्सीनेटेड हो। लोगों के मन में जो भी हिचक है, जो सोच रहे हैं कि कोरोना चला गया है, हम अभी भी 20,000 से लेकर 28,000 के बीच में मरीज आ रहे हैं। 250 से लेकर 300 मृत्यु रोज हो रही है कम से कम देश के अंदर। तो कोरोना गया नहीं है सॉरी, सिर्फ एक म्यूटेशन अवे है। तो एक जो सिंपल म्यूटेशन यदि हो जाता है और जनता यदि प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम दिक्कत में फंस सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि सभी लोग दोनों डोज जल्दी से जल्दी लगवाएं और इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ठीक है डॉक्टर अनिमेश, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर पीयूष कर रहे थे कि कोरोना गया नहीं है, अभी अगस्त और सितंबर की बात की जा रही थी कि तीसरी लहर आ सकती है, अक्टूबर चल रहा है, गनीमत है कि तीसरी लहर जैसी स्थिति नहीं दिखी, केरल और वहां छोड़ दें। क्या अभी की सिचुएशन देखकर आप इतना कह सकते हैं, देखिए ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि कोरोना आएगा या नहीं आएगा, इसको अभी पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा तीसरी लहर को लेकर, लेकिन अभी क्या हम आश्वस्त है कि जो तीसरी लहर का खतरा अगस्त सितंबर में हम देख रहे थे वो कम से कम टलता हुआ दिख रहा है? डॉक्टर अनिमेश की आवाज हम तक नहीं आ रही है। डॉक्टर अनिमेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जी जी जी, अब बोलिए। हाँ जी, बोलिए। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कोविड अभी गया नहीं है। कोई भी वायरल जो होता है, चाहे कोविड, वो कभी जाता नहीं है, वो हमारे बीच एक पैड बना लेता है, हमको उसके साथ जीना सीखना पड़ता है, चाहे स्वाइन फ्लू चाहे कोविड तो। हाँ, ये है कि कब तीसरी लहर आएगी इसके बारे में कोई भी संभावना पहले भी कहना सही नहीं था। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि एक म्यूटेशन अगर अचानक से आता है और जैसे ही म्यूटेशन आएगा अचानक से हम उसके प्रति फिर से समर्पित हो जाएंगे, मतलब आत्मसमर्पण कर देंगे हम। वैसे कोविड से दिक्कत नहीं होती, अचानक से कोई एक म्यूटेशन आता है जो दिक्कत क्रिएट करता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, और जब भी वो म्यूटेशन आएगा तो उस म्यूटेशन के कारण जो दिक्कतें आएंगी हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। शुरुआती स्ट्रेटेजी हम ये बना सकते हैं, क्योंकि जब सेकंड लहर आई तो उससे पहले हमको आइडिया भी नहीं था कि हमको ऑक्सीजन कमी पड़ जाएगी, तो हमें नहीं पता कि थर्ड लहर में हमको क्या दिक्कत आएगी। हम जितनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम अपने हेल्थ केयर को एक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि लिटरली किसी भी पूरे भारत देश में, शायद केरल को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम हेल्थ केयर को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ना कि एक
टुकड़ों टुकड़ों में। जब सेकंड लेयर आई, हमने देखा ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन को स्ट्रॉन्ग बना दिए। हमने देखा यही कमी है, वो कमी पूरा कर दिए। हम शुरुआत से जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करते और अपने हेल्थ केयर को एक अच्छा बनाते पीएससी लेवल से। ये चीज कोविड ने हमको सिखाया है कि हम बहुत वीक हेल्थ केयर सिस्टम है और इस चीज को अभी हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब कहाँ पे इच्छा शक्ति की कमी है इस चीज को स्वीकारने में और जीरो लेवल से काम करने में। ठीक, डॉक्टर निमेश, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की है। मैं इससे आपसे और भी डिस्कस करूंगा आगे। डॉक्टर रोहित के पास पहले चल रहता हूं। डॉक्टर रोहित, सबसे बड़ी बात यही है कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी एक बड़ा खतरा बना रहेगा कि अगर कोविड म्यूटेट होता है और एक नया म्यूटेशन सामने आता है या डेल्टा प्लस का कोई एडवांस म्यूटेंट सामने आता है, तो ये शायद वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी खतरा होगा। सर, इसमें देखने की बात ये रहेगी कि अभी अपने को ये बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है कि आगे अपन जो भी चीजें फेस करने वाले हैं कोविड के प्रति, तो वायरस कितना म्यूटेंट होगा। अभी अपना मेन उद्देश्य रहना चाहिए कि अभी जल्द से जल्द अपन लोगों को वैक्सीनेट करें, एटलीस्ट दूसरा डोज लोग लगवाएं। सरकार इतने प्रयास कर रही है पर लोग सेंटर पर जाने से कतरा रहे हैं। तो अपना मेन धैर्य यह रहेगा कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, अभी लोगों का आना जाना, आपस में मिलना जुलना बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में आप देखेंगे शादियां भी बहुत चालू होने वाली है। सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को ईज कर रही है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपन अपना जो मेन कंसेप्ट है कि अपन वैक्सीनेट पहले हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्कूल भी खुलना चालू करने वाले हैं। यदि अपन अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो अपन अपने बच्चों के प्रति भी अपन बहुत ईमानदार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप यदि सेफ नहीं है तो आपके बच्चे भी सेफ घर में सेफ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पीयूष, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर पीयूष, अगर देखिए आप कोरोना की हम दोनों लहरों को अगर देख लें, पहली दूसरी दोनों को देख लें, मार्च के आसपास शुरू होता है और ये जून जुलाई अगस्त तक ये चलता है। लेकिन इस बार जो केसेस हैं वो लगातार 18,000, 19,000, 20,000, हालांकि पहले से तो अभी भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये मौसम पर भी डिपेंड करता है? और दोनों बार, क्योंकि मार्च में जाकर ये म्यूटेट ज्यादा हुआ, ज्यादा ये तेजी से है, तो ये आने वाला खतरा मार्च के आसपास देखने को आपको मिलता है? क्या ये मौसम पर डिपेंड कर रहा है या दोनों बार ये इत्तेफाकन था? देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, बहुत मुश्किल है ये बोल पाना कि ये मौसम है या नहीं। हमने पूरा पैटर्न देखा है कि ये किसी भी मौसम में, जैसे पिछली बार भी यदि हम देखेंगे तो ठंड के मौसम में भी लगातार केसेस बने हुए थे। ये बात जरूर है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से केसेस कम हो गए हैं। तो ऐसा प्रेडिक्ट करके चलना कि मार्च के बाद में वापस से तीसरी का खतरा आएगा, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इससे एग्री भी नहीं करता हूँ। पर मेरा ये कहना है कि खतरा अभी भी बना हुआ है। जैसा आप एक चीज समझें, हम जो डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक छोटा सा म्यूटेशन था उसके एंटीजन के अंदर, और एक छोटे से म्यूटेशन ने कहर बचा दिया था दूसरे वेव में। बिल्कुल, पहली वेव से ज्यादा खतरनाक दूसरी वेव थी, तो और जिसमें कि हम लोग घुटने घुटने पे आ गए थे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, चौधरी साहब ने, कि भाई आपको हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करना, ये लॉन्ग टर्म विजन है, डेफिनेटली होना ही चाहिए। और यदि इसके बाद भी हम नहीं सीखे तो हम कब सीखेंगे, भगवान जाने। पर सीधी सी बात यह है, मेरा यह कहना है कि फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट है कि भाई आप सबसे पहले कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करिए, वैक्सीनेशन करिए, और उसके बाद में जो फिर रिस्क है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, से जैसे पुलिस को बाद में बूस्टर डोज करने गए तो 2 डोजेस तो हमको पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि ये टाइम बाउंड चिंता छोड़ देनी चाहिए, ये चिंता आई है। डॉक्टर साहब ने बोला त्योहार का मौसम है, हम देख रहे हैं बाजार में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है अब, जब समझते हैं जब पूरा बाजार रहे और वापस से रिकवरी इकोनॉमिक हो रही है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत जगह पालन नहीं हो रहा है, होना भी मुश्किल है। पर मेरा यह कहना है मास्क जरूर हम लोग रेगुलरली पहने, जब भी घर से बाहर जाएं उसको एट रिस्क एनवायरनमेंट माने, मास्क पहने। और वैक्सीनेशन 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 शॉर्ट टर्म में हमारे पास में और कोई मेजर नहीं है, ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, बार बार जितना एम्फेसाइज करें उतना कम है। जिसको जो वैक्सीन मिले, कोविशील्ड मिलता है कोविशील्ड, कोवैक्सीन मिलता है कोवैक्सीन, वो लगवाएं, अपने डोजेस कंप्लीट करें, ताकि एक बार का प्रोटेक्शन हमारा मिल जाए। और सीवियरिटी ऑफ डिसीज देखिए, जो जैसे अभी इंदौर में हमने देखा कि महू के कुछ सैनिक थे जिनको इन बल्क कोरोना हुआ 30 को एक साथ। तो पर हमारा यह कहना है कि सीवियरिटी ऑफ डिसीज कम रही क्योंकि वो इम्यूनाइज थे, वैक्सीनेटेड थे, तो जो बीमारी की तीव्रता है वो बहुत कम हो जाती है वैक्सीनेशन से, तो इसलिए मृत्यु दर कम हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो जाता है। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम उसके एक साथ जो भार पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगेन बाकी बात सिंपल है, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन होगा तो कम से कम आप वायरस के सीवियर इन्फेक्शन से तो बच ही सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे मैं अब उसी बात पर आता हूं। देखिए, दूसरी लहर के दौरान हमने खासतौर पर देखा, ये आम धारणा होती है, मैं जो आम लोग हैं वो जो मेडिकल सेक्टर से नहीं है,
उन्हें ये महसूस होता है कि कभी भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहां तो ऑक्सीजन होती ही है। लेकिन दूसरी लहर में हमने देखा कि हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल में जो बेड पर लेटे हुए मरीज हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और बहुत जगहों पर लैग कर गए हम, हमारा मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम लैग कर गया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ी। लेकिन उसके बाद सरकार ने बेहतर कदम उठाए कि कई जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए। क्या ये ऐसी अगर सिचुएशन भगवान ना करे दोबारा आए, लेकिन ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं, क्या ये काफी साबित होंगे? मेरा कहना ही ये था कि ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया सेकंड वेव के बाद। पहले तो लोगों को पता था कि हम हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, ये नॉर्म्स थे कुछ, पर कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कई मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे। ये बात हमें पता लगी सेकंड वेव के बाद। फर्स्ट वेव में भी ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसका मतलब हुआ कि जब प्यास लगी तब आपने कुआं खोदा। अब आप सोच रहे अगली प्यास लगी तो कुआं होगा, पर हो सकता है अगली बार आग लग जाए, कुछ और हो जाए। तो हमें ये नहीं पता ना कि अगली बार भी ऑक्सीजन की ही दिक्कत आएगी। पहली बार में जो दिक्कत आई रेमडेसिविर की दिक्कत आई, दूसरी बार में ऑक्सीजन की दिक्कत आई, तीसरी बार में कुछ और हो सकता है। इवन जब ब्लैक फंगस फैला था, ब्लैक फंगस में सिंपल सी कहना चाहिए कि जो एंटी फंगल मेडिसिन उसकी दिक्कत आई थी। तो अब देखिए कुछ बेसिक मेडिसिन की दिक्कत लगातार आ रही है। अच्छी बात यह है, इस चीज को मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि सरकारों ने बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही इन चीजों को कवर कर लिया। तो उस 1 महीने में कितना त्राही मची। तो आपको ये चीज देखना है कि कमी होने पे हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये जो कमियां थी कोई बहुत बड़ी चीजों की नहीं थी, ये बहुत कॉमन चीजों की कमियां थी। तो आपको यह देखना है कि बेसिक लेवल पे ही हमारा हेल्थ सिस्टम पुअर है, बीमार है। ये बात आज से नहीं बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, ग्राउंड या मध्य प्रदेश जी जो बीमारू राज्य की परिकल्पना थी, बीमारू राज्य जिनको बोला जाता था इंडिया में, वो 50 साल पहले बोला गया था। पर आज भी वो राज्य सभी बीमारू राज्य में ही आते हैं। अभी भी वो अपने डेवलपिंग स्टेट से ऊपर नहीं गए और उसमें हेल्थ सबसे पुअर है। अब समझिए हम लोग 2 साल से सिर्फ कोविड की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, फिर भी हम अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने में नहीं ध्यान दे रहे हैं। एक बीमारी आती है, हम दूसरी बीमारी को छोड़ देते हैं। कोविड आया, प्रेग्नेंट लेडीज को कितनी दिक्कत गई, किसी भी सर्जरी वालों को कितनी दिक्कत गई, हार्ट वालों को कितनी दिक्कत गई। तो कोई भी एक बीमारी आएगी, चाहे स्वाइन फ्लू आएगी, कोविड आएगी, कोई भी वायरल आएगा, तो बाकी मरीज भुगतते रह जाएंगे। पर आपको एक समय में सभी को एक साथ ध्यान दे, ऐसा एक हेल्थ सिस्टम बनाना है। तब तक सिर्फ एम्स या जो टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल है वही पूरा मैनेज कर पाएंगे। शुरुआत इंडिया में जब हुई थी हेल्थ सिस्टम की, जब देश आजाद हुआ था, तो शुरुआत से कहा गया था कि पीएससी जो प्राइमरी लेवल के हेल्थ सिस्टम है उसको आपको अपग्रेड करना है, उसको आपको अच्छा बनाना है। और आज भी मैं बता रहा हूँ ग्राइंड लेवल पे वहां पे चीजें नहीं है। लोग बोलते हैं कि वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, बेसिक चीजें होना चाहिए, पर बेसिक जो चीजें होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, वो कोई देने को तैयार नहीं वहां पे। ठीक है डॉक्टर निमेश, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर रोहित, 3T फॉर्मूले के तहत महाअभियान सरकार चलाएगी और वैक्सीनेशन को और ज्यादा तेजी देगी। एक तो 3T फॉर्मूले को मैं समझना चाहूंगा, दर्शकों को समझाएं कि किस तरीके से 3T फॉर्मूला काम करता है। टेलीकॉलिंग, इसके अलावा ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग, ये 3T फॉर्मूला कैसे काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो? इसमें कैसे रहता है कि आज जब सरकार के पास सभी के आधार कार्ड और सभी के फोन नंबर फर्स्ट वैक्सीनेशन के आधार पर उपलब्ध है, तो उनका पूरा डाटा अवेलेबल है कि वो सब जितने भी फोन नंबर जो उनके पास रजिस्टर्ड है, जो पहले वैक्सीन के दौरान हुआ है, सरकार अभी सभी लोगों को कॉल कर रही है जिनका सेकंड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। लोग क्यों कतरा रहे हैं, पास तक ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आपको ये सेकंड वैक्सीनेशन लगवाना है, यदि आप नहीं लगवा पाएंगे तो आगे का सीन आपको नहीं पता है कि आगे किस करवट ये कोरोना बैठेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है। अभी आज भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में आज भी कोरोना केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्पेशली आप देखा तो यूके में है, अमेरिका में अभी भी कोरोना बंद नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अपने इंडिया में भी आप देखें, केरला है, महाराष्ट्र में कुछ केसेस मिल रहे हैं। अभी कुछ केस अपने एमपी में भी 1-2 रिपोर्ट हुए थे, पर बाद में उसको नहीं पाए गए। तो ये जो कम्युनिकेट जो सरकार कर रही है कि कॉल करके लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर बुला रही है, उनको लोगों को जानना चाहिए कि हम जाएं उस समय वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पीयूष, अगर देखें 18 साल से ऊपर के बच्चों को, मतलब 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको तो लग गया वैक्सीनेशन, लेकिन 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। हालांकि कई सारी वैक्सीन अंडरगोइंग प्रोसेस हैं जो बच्चों को लगाई जाएंगी, भविष्य में उनके लिए भी वैक्सीन होगी। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन, एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में यह था कि 18 साल से कम उम्र के जो सीरो सर्वे हुआ उसमें यह देखा गया कि उन बच्चों के अंदर भी एंटीबॉडीज पाई गई, ये हार्ड इम्यूनिटी के जरिए डेवलप हो गई। क्या वो भी उतने सिक्योर हैं अगर सीरो साथ को मैं? देखिए, एंटीबॉडी यदि शरीर में किसी भी माध्यम से प्रोड्यूस हुई है, चाहे वो टीके के माध्यम से प्रोड्यूस हुई है, चाहे वो कुदरती संक्रमण के माध्यम से प्रोड्यूस हुई है, वो कुछ प्रोटेक्शन तो आप समझिए कि जो प्रोटेक्शन है जो नेचुरल 6 माह तक ही रहता है, उससे ज्यादा वो प्रोटेक्शन का नहीं है। तो जब 3 माह से 6 माह के बाद में आपके एंटीबॉडी का लेवल होगा तो हम वापस से वो इन्फेक्शन को, कोरोना के संक्रमण के लिए हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो टीका लगाना तो इम्पोर्टेंट है। 18 साल से कम उम्र के अंदर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है
वो कब तक ओपन मार्केट में अवेलेबल होता है। बच्चे कोई अलग पॉपुलेशन तो कोई अलग रहते हैं तो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं, तो यदि अच्छे से सिक्योर हो जाती है क्या है। हर्ड इम्यूनिटी का क्राइटेरिया ये है कि 66 से लेकर 70% आबादी जब किसी इन्फेक्शन के खिलाफ सिक्योर हो जाती है या प्रोटेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये माना जाता है एक तरीके से तो न सिर्फ अपने बच्चों को भी हम कुदरती तौर पे बचा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई वैक्सीनेशन किया जाए। हेल्थ केयर सिस्टम रिफॉर्म, आई कुडंट एग्री मोर। मतलब डेफिनेटली प्राइमरी हेल्थ लेवल से ही आपको, क्योंकि आपका जैसे हम बोलते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। 70% आबादी जिस देश की छोटे छोटे गांवों में है, वो बड़े सेंटर तक आने के पहले उसको बहुत सारी बाधाएं पार करना पड़ती है। एम्बुलेंस अरेंज करना पड़ती है, एम्बुलेंस में यदि वहां पे डीऑक्सीजनेट हुआ तो वहां से एक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस उसको अरेंज करना है। तो पीएचसी लेवल ही लॉन्ग टर्म में आंसर है। एक अच्छी सर्व सुविधा युक्त प्राइमरी पर अब वो बहुत एक अलग बहस का विषय है और बहुत वृहद बहस उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं गया है और इसी वजह से हमें इतनी समस्याएं आई। क्योंकि जब जिस तरीके से एकदम से इतना बड़ा पेंडेमिक आया, इतनी बड़ी वेव आई और वेव में फिर सिर्फ हमारे अस्पताल ही इक्विप्ड थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इक्विप्ड थे ही नहीं लोगों को डील करने के लिए। इसलिए सब लोग भाग भाग कर अस्पतालों की तरफ आए, अस्पताल ओवरबर्डन हुए और जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया पूरा का पूरा, और जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मृत्यु सेकंड वेव्स में हुई। तो पीएचसी इक्विप करना रहेगा। ट्रेनिंग सरकारें करती है, वो कई बार एक सा हॉगवॉश होता है, वो ट्रेनिंग तो करती है पर उसके साथ में बहुत सारी सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराना चाहिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो उपलब्ध नहीं कराती है। हेल्थ केयर सिस्टम का रिफॉर्म तो बहुत बड़ा डिबेट है। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार कभी भी ये बात हो तो इस रिफॉर्म के ऊपर भी एक बहस करवाएं, क्योंकि हम बहुत बुरे समय देखा है साहब हमने। बिल्कुल सर, और हेल्थ केयर सिस्टम की तो यहाँ तक बात करनी चाहिए हमें। देश के न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क तक गर्भवती महिला को अगर लाना हो तो वहां पर आपको कंधों पर उठा के लाना पड़ता है और उसके बाद एम्बुलेंस भी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी हाईवे पर आकर। ये आए रोज हम लोग तस्वीरें देखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी सुधारने की पड़ेगी। हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसी बिल्कुल ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। माफी के साथ मैं आप सबको पर रोक रहा हूं और इसी के साथ मुझे आप सबको धन्यवाद कहना होगा। फिलहाल वक्त मुझे पाबंदी नहीं देता आगे और बातचीत करने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।